So my dear students, let us now continue from where we have left in the previous video. Shapes मैं आपको ऑर्बिटल्स की बात बता रही थी, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की, और उसमें हम नोड्स तक पहुंच गए थे कि जो नोड्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो हो जाती है, वो दो तरह की हैं। एक आपकी है स्फेरिकल या रेडियल नोड और दूसरा है आपका प्लेनर या एंगुलर नोड। ठीक है, तो इनको कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज क्या हैं? सबसे पहली बात, स्फेरिकल नोड्स जो होती हैं, स्फेरिकल नोड्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1। नाउ व्हाट इज n, व्हाट इज l? ये आपका जो भी ऑर्बिटल आपको दिया हुआ है, जैसे मुझे ऑर्बिटल दे दिया सपोज 3d, तो जो आप 3 होता है ये n की वैल्यू होती है, और जो d लिखा होता है ये हमें l की वैल्यू बताता है ना। तो जो L और N यहाँ से मिलेंगे वो हम यहाँ पर जब पुट अप करेंगे तो हमें स्फेरिकल नोड्स का नंबर मिलेगा। इसी तरीके से जो प्लेनर नोड्स हैं, प्लेनर नोड इज इक्वल टू ओनली वैल्यू L। ठीक है, तो जो टोटल नोड्स अगर आप निकालते हो तो टोटल नोड्स हो जाएंगे स्फेरिकल प्लस प्लेनर, दैट इज n माइनस l माइनस 1 प्लस l से l कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली। अगर आपको सिर्फ डायरेक्टली टोटल नोड्स निकालनी है तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से 1 माइनस करके निकाल सकते हो। अगर आपको सिर्फ एंगुलर नोड्स निकालनी है तो आप जो है क्या देख सकते हो, उसमें l की वैल्यू देखो। लेकिन अगर आपको स्फेरिकल निकालनी है तो आपको n और l दोनों की वैल्यू को पुट अप करना है एंड देन यू कैन कैलकुलेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी ये 3D की ही बात करूं तो 3D के केस में n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू है 2। बाय पुटिंग इनटू द फॉर्मूला आपकी स्फेरिकल नोड्स हो जाएंगी 3 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 0, यानी इसमें कोई भी स्फेरिकल नोड नहीं है। ठीक है, और जो आपकी प्लेनर नोड्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी 2। टोटल नोड्स कितनी हो गई? 2 ही हो गई। इसी तरीके से अगर हमें निकालना है सपोज 4p के लिए, तो n की वैल्यू है 4 और p की वैल्यू है 1। बाय पुटिंग द वैल्यूज 4 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज स्फेरिकल नोड्स कितने हो गए? स्फेरिकल नोड्स हो गए आपके 4 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 2। आपके जो एंगुलर नोड्स हैं वो हो गए आपके p का ही, यानी l की वैल्यू, सॉरी p मैंने गलत लिखा, l लिखना चाहिए था मुझे। एंगुलर नोड्स हो गए 1 और टोटल नोड्स हो गए 3। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दी नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, अब बात करते हैं p ऑर्बिटल के बाद d ऑर्बिटल की। जो आपके d ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, d ऑर्बिटल जिसमें l की वैल्यू होती है 2, यानी m की वैल्यू होती है -2 -1 0 +1 और +2। 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस है, और क्योंकि 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं तो इनके लिए जब साई स्क्वायर को कैलकुलेट किया गया और ग्राफ्स को प्लॉट किया गया तो हमें ऐसा मिला कि वहां पर एक डंबल की बजाय 2 डंबल हैं, यानी ऑपोजिट साइड में डंबल्स बने हुए हैं। और एक ऑर्बिटल ऐसा भी था जिसकी शेप बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट थी। सो नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंट शेप्स ऑफ 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स विद देयर नेम्स। x और y एक्सिस के बीच में बना हुआ है आपका dxy, ऑर्बिटल का नाम है dxy। x और y एक्सिस के बीच में इसके लॉब्स हैं। ठीक है, किस तरीके से हैं देखिए, ये 1 और ये हो गया आपका 2। अंडरस्टूड? जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से ये पॉजिटिव नेगेटिव। सिमिलरली दूसरा है dyz। सो द ग्राफ इज बिटवीन द डायग्राम इज बिटवीन y एंड z। तो उसी तरीके से प्लॉट करना है बिल्कुल सिमिलर टर्म्स में। इन बिटवीन द एक्सेस 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव लॉब्स। फिर आपका आ जाएगा dzx, जो आपका x और z एक्सिस के बीच में होगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर, 1 दोनों पॉजिटिव लॉब्स हो गए और ये आपके हो गए दोनों नेगेटिव लॉब्स। अंडरस्टूड? देन द फिफ्थ ऑर्बिटल बिटवीन x एंड y अगेन बट हैविंग डिफरेंट शेप, जिसका नाम है dx² माइनस y²। ये लॉब्स एक्सिस के बीच में नहीं है बल्कि एक्सिस के अलोंग है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, 2 पॉजिटिव हो गए और 2 इधर से ये आपके नेगेटिव लॉब्स आ गए। और जो लास्ट वन है वो आपका बनेगा z एक्सिस के अलोंग, जिसका नाम है dz²।
ये ऑर्बिटल बाकी सभी ऑर्बिटल से काफी अलग है, क्योंकि इसमें डबल डंबल ना होने की बजाय सिंगल डंबल है पी की तरह। बट पी से कैसे डिफरेंट है कि इसके आसपास एक्स वाई प्लेन के अंदर एक आपका रिंग रोटेट कर रहा है। जैसे सैटर्न जो प्लैनेट है उसके आसपास एक रिंग, कहते हैं ना, एक रिंग होती है, घूमती रहती है। उसी तरीके से आपका जो ये ऑर्बिटल है इसके आसपास भी एक्स वाई एक्सिस में, एक्स वाई प्लेन के अंदर परपेंडिकुलर इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड और मिला। ठीक है, तो जो dz² है वो आपके ये जो रिंग है ये कुछ डोनट के जैसी भी आप मान सकते हो। अंडरस्टूड एवरीवन? तो 3D के अंदर ऐसी जो आपकी है कोई भी स्फेरिकल नॉड नहीं है। जब अगर आप 4D को बनाओगे तो इन्हीं के ऊपर एक और इस तरह का लॉब ऐसे ही बन जाएंगे, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ लॉब्स ऐसे ही बनते जाएंगे। ठीक है, और जो है इसी तरीके से 5D में बनाओगे तो दो बीच में नॉडल प्लेन स्फेरिकल नॉड्स आ जाएंगी और फिर आपकी रेडियल कर्व्स बनेंगी। सो एवरीवन, दीज आर दी शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरीवन। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर से क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स एंड व्हाट इज डिफरेंस इन दीज ऑर्बिटल। तो सिमिलैरिटी क्या है कि एक तो पहली बात है ये सारे जो है डी जनरेट हैं। इसी तरीके से जो px py pz है सबकी एनर्जी बराबर है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात इनमें डिफरेंस क्या है, देखो dz² जो है वो बाकियों से अलग है। तो इसकी शेप को आपने इस तरीके से बताना पड़ेगा कि कैसे अलग है। इसमें आपका डबल डंबल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर एक सैटर्न रिंग की तरह से जो आपकी डोनट शेप्ड रिंग है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक और है जो परपेंडिकुलर है आपका जो लॉब्स हैं उनके लिए, लेकिन इस तरह का कोई आपको यहाँ पर नहीं मिलता। ओके, बाकी किसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस गोज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। ओके, नाउ and let us move on to the next topic, energy level diagram। जो एनर्जी लेवल डायग्राम है बेसिकली वो हमें ये बताता है, जैसे हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि हर एक शेल की एनर्जी अलग होती है। हर एक शेल के अंदर जो सब शेल्स होते हैं दे आर ऑल्सो हैविंग अ डिफरेंट एनर्जीज। ठीक है, अब जो एक पर्टिकुलर सब शेल की अगर हम बात करते हैं, डिफरेंट सब शेल्स की बात करते हैं जो एक मेन शेल को बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको अगर हम प्लॉट करते हैं या उनको अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो जो हमें डायग्राम नजर आएगा दैट विल बी नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम। सो बेसिकली इन एनर्जी लेवल डायग्राम व्हाट वी विल डू कि एक मेन शेल के अंदर जो सब शेल्स हैं वो किस तरीके से एनर्जीज में एक दूसरे से डिफरेंट है। सो लेट अस प्लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम एवरीवन, जो आपका फर्स्ट शेल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही आपका 1s प्रेजेंट है, इसके बाद आपका सेकेंड शेल आता है जिसकी एनर्जी पहले से, ये मैं एनर्जी जो है इस तरीके से दिखा रही हूँ, इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो है वो अपर साइड में इंक्रीज हो रही है। तो सबसे कम किसकी है, 1s की है। इसके बाद आ जाएगा आपका सेकेंड शेल, लेकिन सेकेंड शेल में दो सब शेल है, एक तो 2s है, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1s को भी हम एक सर्कल से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो आपका 2p है वो भी यही है। लेकिन हाइड्रोजन एटम में इन सभी की जो एनर्जी है ना उनमें कोई फर्क नहीं है, दे हैव सेम एनर्जी। दे आर डिफरेंट बट दे आर हैविंग सेम एनर्जी। ओके, देन द थर्ड शेल जिसके अंदर आ जाएगा एक 3s, देन वी हैव 3p, ठीक है, एंड ऑल्सो वी हैव 3d, 5 ऑर्बिटल d के, 3 ऑर्बिटल p के और 1 ऑर्बिटल s का, सब है उसके अंदर। सबकी एनर्जी बिल्कुल बराबर है। ऐसे ही फोर्थ लेवल पे भी बराबर है। अगर फोर्थ लेवल और ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ही 4s, 4p, 4d और 4f, सभी की एनर्जीज जो हैं वो एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जो मल्टी इलेक्ट्रॉन यानी जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो काफी डिफरेंट आता है। कैसे डिफरेंट आता है अब आप देखें। सबसे नीचे मिलेगा फिर से
1s, ठीक है। इसके बाद काफी गैप के ऊपर प्रेजेंट है 2s, लेकिन अब जो 2p है वो इसके बराबर नहीं है बल्कि इससे थोड़ा सा अलग है, 2p। देन अगेन इट इज 3s, लेकिन फिर से जो 3p है उसकी एनर्जी में डिफरेंस आ गया, 3p 3s से अलग। और 3d की एनर्जी तो और भी ऊपर चली जाएगी, इट गोज इवन अपर साइड, बट उससे पहले क्या आ जाएगा आपका 4s। फिर यहां पर 4s से 4p की एनर्जी बढ़ने से पहले उससे नीचे रहेंगे 3d। 3p से और 3d की एनर्जी में देखो कितना फर्क आ गया है, और यहां पर साथ साथ प्रेजेंट रहेगा 4p जो उससे ऊपर एनर्जी में, ओके। देन और ऊपर जाएंगे तो सबसे नीचे आ जाएगा आपका 5s। फिर 5s से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए 5p की, लेकिन उससे पहले बीच में कौन आ जाएंगे, d के ऑर्बिटल्स। कौन से और d ऑर्बिटल्स, 4d, और उनसे ज्यादा एनर्जी 3 की, कौन से 3 की, 5p की। तो देखिए आप इस तरीके से आप समझ रहे हो कि जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं या सबशेल्स हैं उन सभी की एनर्जीज मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डिफरेंट हो रही है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो सबशेल्स हैं, जो एक ही सबशेल को जो बिलोंग कर रहे हैं उनकी डिफरेंट एनर्जीज हो गई, ठीक है। एक पर्टिकुलर शेल में जो सबशेल है जिसमें एल की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है, जैसे s और 2p और 2s को देखें अगर, तो 2s में l की वैल्यू 0 है, इसमें 1 है, तो 2s की एनर्जी कम है, 2p की ज्यादा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ ही रहा है, 1s 2s 3s में से 3s की ज्यादा है क्योंकि n की वैल्यू ज्यादा है, ओके। 3p 4p 5p इन सब में देखें अगर, तो 5p की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो एनर्जी ऐसे बढ़ रही है। हाइड्रोजन एटम में सबकी एनर्जी आप देख रहे थे उनकी बराबर आ रही थी, 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, सबकी एनर्जी बराबर थी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहाँ 2s 2p की बराबर थी, यहाँ 2s और 2p की बराबर नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे क्या हो जाता है, इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम देयर इज लाइक, जब इलेक्ट्रॉन एक ही था तो वो कहीं पर भी जंप करता, सभी को सारी स्टेट्स उसको सिमिलर ही मिल रही थी, इट वॉज ओनली डिपेंडिंग अपॉन दी मेन एनर्जी शेल एनर्जी लेवल, जो बोहर ने भी एक्सप्लेन किया था। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात आती है तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास न्यूक्लियस के चार्ज को इफेक्टिवली पहुंचने नहीं देते। आई रिपीट, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इनर, या जिनको हम कोर भी कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स do not allow nuclear charge to reach the outer electrons, ठीक है, and this particular effect is known as screening effect। हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा कि न्यूक्लियस है, अगर हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अलग अलग शेल के अंदर, यहाँ पर आपके जी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए पहले के शेल के अंदर, फिर एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आपने दिखा दिए, ओके। और अभी कह रहे हैं कि यहाँ कोई एक और इलेक्ट्रॉन है। सो व्हाट इज बीन ऑब्जर्व्ड इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना वो आपके न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा अप्रोच में नहीं है। क्यों नहीं है, डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सारे ये इसको गार्ड कर रहे हैं, इसको छुपा रहे हैं, न्यूक्लियस को हाइड कर रहे हैं ताकि न्यूक्लियस का चार्ज बाहर के इलेक्ट्रॉन तक ना पहुंचे, एंड दिस इज नोन एज योर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ऐसा जब होगा तो न्यूक्लियस का चार्ज बाहर तक पूरी तरह तो पहुंच नहीं पाएगा, पूरा का पूरा सारा का सारा तो नहीं जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करेंगे न्यूक्लियस के चार्ज को, दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दिस इज द चार्ज
ऑफ द न्यूक्लियस विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कहीं पर भी प्रेजेंट है उसको एक्चुअली में कितना न्यूक्लियर चार्ज फील हो रहा है, कितना है वो बात नहीं कर रहे हैं, कितना वो फील कर रहे हैं, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको डिनोट करते हैं ZeFF से। और ये जो Z इफेक्टिव है इसको कैलकुलेट करने के लिए स्लेटर रूल्स के नाम से सेट ऑफ रूल्स आर देयर, जो हम अपने नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, विच इज द क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो वहां पर मैं स्लेटर रूल्स को डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो फॉर टाइम बीइंग ये जो था आपका एनर्जी लेवल डायग्राम था, जो कि हाइड्रोजन के लिए और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डिफरेंट था। और यही रीजन भी है इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ही कि देयर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन केस ऑफ 2s2p, 3s3p 3d, 4s4p 4d, 4f, ठीक है, एज कंपेरेटिव टू योर हाइड्रोजन एटम। अंडरस्टूड? नाउ लेट मी टेल यू फ्यू मोर टर्म्स जो आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड है। एक तो होता है आपका आइसोटॉप्स। व्हाट आर आइसोटॉप्स? हैविंग सेम Z and different A. Z क्या है? Z is atomic number, A is mass number. Okay, how to calculate mass number? A is basically number of protons plus number of neutrons. Isotopes हो गए, ठीक है। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये सब आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं जैसे 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, जिसमें से ट्रीटियम आपका क्या है? रेडियो एक्टिव है। ओके, आइसोटॉप्स के बाद दूसरी टर्म्स है आइसोबार्स, विच आर A सेम, मास नंबर इज सेम, बट Z इज डिफरेंट। जैसे आपका आर्गन 18 और 40, या पोटेशियम 19 और 40 मास ही है, और आपका कैल्शियम 20-40। सो दीज आर आइसोबार्स। देन आइसोटोन्स। व्हाट आर आइसोटोन्स? आइसोटोन्स आर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बाकी कुछ हो ना हो, न्यूट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। ओके, जैसे C614 एंड 7 नाइट्रोजन 15। दोनों में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? निकलते हैं A माइनस Z से। 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, सो द N इज सेम। आइसोटोन्स। देन देयर आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब same number of electrons. For example, sodium positive, F negative। 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, एक निकाल दिया, 10 रह गए। फ्लोरीन में 9 होने चाहिए थे, एक ऐड कर दिया, फिर 10 हो गए, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, 13 होने चाहिए, 3 निकाल दिए। मैग्नीशियम में 12 होने चाहिए, 2 निकाल दिए। सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर everyone? So these are called as isotones. So everyone, this was all about structure of atom, ठीक है। और अगर इस पूरे यूनिट में आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं तो योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। तो आप इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। सो बाय दिस लास्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू फिनिश दिस यूनिट। और अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।